हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं ऑल इन वन हेल्प। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसीएस टेक्नीशियन के बारे में। एग्ज़ाम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है मैं यहां कराने वाला हूं, जो कि साइंस से लिए गए हैं। जितने भी क्वेश्चंस होंगे दोस्तों वो आपके सिलेबस पे आधारित होंगे। आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे बिल्कुल ही आसानी से, क्योंकि दोस्तों ये 10th बेसिक्स एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं आईसीआर टेक्नीशियन के। तो इसलिए सारे जो क्वेश्चन है वे 10th तक के ही लिए गए हैं। आप 25 क्वेश्चन सॉल्व करके 25 नंबर ला सकते हैं। तो आइए चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके साइंस से लिए गए हैं। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किसके द्वारा प्रायोजित है? फर्स्ट है जीआईसी, सेकंड है एलआईसी और थर्ड है एफआईसी और डी है बैंक प्लान। तो दोस्तों जो कृषि बीमा योजना है वो हमारा राइट आंसर है जीआईसी। तो जीआईसी के द्वारा ही कृषि बीमा योजना प्रायोजित किया जाता है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश से हुई थी? तो दोस्तों औद्योगिक क्रांति है जो औद्योगिक के लेके क्रांति हुई थी, सर्वप्रथम किस देश से ली गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है इंग्लैंड, बी फ्रांस, सी रूस और डी भारत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए इंग्लैंड। इंग्लैंड से यह क्रांति सर्वप्रथम आरंभ हुई थी, औद्योगिक क्रांति। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू हुई थी? तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू हुई थी? ऑप्शन ए है दोस्तों 1999 से 2000 ईस्वी तक, और बी ऑप्शन है 1989 से 1990 तक, और सी ऑप्शन है 1992 से 1993 तक, और डी ऑप्शन है 1951 से 1952 तक। तो जो राष्ट्रीय कृषि योजना है वो कब लागू की गई थी? तो आप बताएं दोस्तों। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है 1991 से 1999 से 2000 ईस्वी तक में लागू की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश का किरण गमन करती है। तो दोस्तों जो प्रकाश का किरण है वो गमन करती है, कैसे गमन करती है उसके बारे में है। तो ऑप्शन ए है दोस्तों सीधी रेखा में, बी टेढ़ी रेखा में, और सी है किसी भी दिशा में, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो दोस्तों जो प्रकाश की किरण है वो गमन कैसे करती है? तो दोस्तों जितने भी प्रकाश की किरण होती है वो डायरेक्ट सीधी गमन करती है, वो इस तरह से गमन करती है दोस्तों। ये उल्टे नहीं होती है, टेढ़ी बेढ़ी नहीं होती है। जब कोई ऑब्जेक्ट सामने होता है तो उसके सामने ही आपकी किरण पड़ती है, प्रकाश पड़ती है, ना कि उसे मुड़कर प्रकाश इधर आती है, बल्कि वो सीधे ही चलती है। इसलिए दोस्तों प्रकाश की जो किरण होती है उसका गमन हमेशा सीधी रेखा में होती है। तो हमारा राइट आंसर है सीधी रेखा में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। ये सारे जो क्वेश्चंस है आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी कि दोस्तों प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है किस दिशा में? तो ऑप्शन ए है निर्वात में, बी है जल में, सी है वायु में, और डी है कांच में। तो आप बताएं दोस्तों कि ऑप्शन में कौन सा सही है? प्रकाश का वेग न्यूनतम कब होता है? तो दोस्तों हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, प्रकाश का वेग न्यूनतम कांच में होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। दोस्तों मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा ग्लास लगा रहता है जिसमें वो देखकर पीछे के लोगों को देख सकता है, पीछे की गाड़ियों को देख सकता है? तो दोस्तों मोटर गाड़ी के चालक में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो ऑप्शन ए है समतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है अवतल दर्पण, और डी है उत्तल लेंस। तो दोस्तों जो आसानी से उस दर्पण में दिख जाते हैं पीछे के सभी व्यक्ति, सभी गाड़ियाँ, तो हमारा राइट आंसर है अवतल
दर्पण। अवतल दर्पण ही गाड़ी, जितने भी गाड़ी होते हैं उनके चालक के सामने जो ऐनक लगे होते हैं उसमें लगे होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो मोटर गाड़ी के जो हेडलाइट होती है उसमें कौन से दर्पण लगे होते हैं? तो उसके बारे में ये क्वेश्चंस है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है समतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण और सी है अवतल दर्पण और डी है उत्तल लेंस। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण लगे होते हैं गाड़ी के हेडलाइट की जो शीशे होती है उसमें अवतल दर्पण लगी होती है, जिससे रोशनी काफ़ी दूर तक जाती है, फैलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों लेंस की जो क्षमता होती है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए है डायोप्टर, बी है ल्यूमेन, सी है लक्स और डी है एगेस्ट्रम। तो बताएं दोस्तों लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। तो हमारा राइट आंसर है डायोप्टर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश की किरणें का पथ दर्शन करने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? प्रकाश की जो किरण होती है उसके पथ को दर्शाने वाले चिन्हों को क्या कहा जाता है? ये जो प्रकाश की किरण है उसको दर्शाने वाले जो चित्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है किरण आरेख, बी है फोकस, सी है किरण पुंज, डी इनमें से कोई नहीं। प्रकाश की किरण के जो पथ होते हैं उसे दर्शाने वाले चित्रों को हम किरण आरेख कहते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन है दोस्तों ए किरण आरेख। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो दोस्तों ऑप्शन है ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल, डी इनमें से कोई नहीं। दर्पण से हमेशा छोटा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है अवतल दर्पण से। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है बी अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोग्राफी कैमरे का विदृश्यक होता है? फोटोग्राफी कैमरे में कौन सा लेंस होता है? ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, बी है अवतल लेंस, सी है उत्तल दर्पण, डी है अवतल दर्पण। तो दोस्तों फोटोग्राफी का जो कैमरा होता है, ये जो कैमरा होता है दोस्तों, यह कौन सा लेंस होता है इसमें लगा हुआ? तो दोस्तों इसमें उत्तल लेंस लगा हुआ होता है। राइट आंसर है उत्तल लेंस। ये सारी जो क्वेश्चंस है दोस्तों वो 10th बेसिक पे ही ली गई है, जो कि आने वाले एग्जाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? ऑप्शन ए है 3 × 108 मीटर पर सेकेंड, बी है 2 × 108 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी है 3 × 109 मीटर पर सेकेंड, डी है 3 × 10,110 मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो होती है 3 × 10, 108 मीटर पर सेकेंड। 3 × 10, 8 मीटर पर सेकेंड होती है। ये हमारा राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उभयलिंग जंतु कौन नहीं है? इसमें से दोस्तों उभयलिंग जो जंतु है वो कौन नहीं है? ए केचुआ, बी क्रीम, सी हाइड्रा और डी मछली। इनमें से कौन उभयलिंग जंतु नहीं है? तो दोस्तों इनमें से उभयलिंग जंतु नहीं है मछली। तो हमारा राइट आंसर है डी मछली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? चिपको आंदोलन वो दोस्तों ये जो पेड़ होती है, पेड़ में मनुष्य, ये जो पेड़ है
यहाँ पे मनुष्य ऐसे चिपक के खड़े हो जाते थे, उसे ही चिपको आंदोलन कहा जाता था, क्योंकि पेड़ को लोग ना काटे और जंगल बना ही रहे। तो दोस्तों उसके अग्रणीय नेता कौन थे? ए सुंदरलाल, बी एन बनर्जी, सी अमृता देवी बिश्नोई, डी बाटा आमटे। कौन थे दोस्तों चिपको आंदोलन के अग्रणीय नेता? तो अग्रणीय नेता थे दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा। राइट आंसर है ए सुंदरलाल बहुगुणा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैव निम्नीकरण अपशिष्ट निम्न में से कौन सा है? जैव निम्नीकरण अपशिष्ट इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए है मलमूत्र, बी है विहित मल, सी है पेड़ पौधों के मृत शरीर और इनमें से सभी। तो दोस्तों जो जैव नवीकरणीय स्रोत है वो हमें कैसे मिलते हैं, उसके अवशिष्ट इनमें से कौन है? तो दोस्तों जैव अवशिष्ट जो है इनमें से सभी है, मलमूत्र भी है, वहित मल भी है और पेड़ पौधों के मृत शरीर भी है, यानी कि हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ऑप्शन में जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट्स हैं। तो जल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 20 मार्च, ऑप्शन बी है 22 मार्च और ऑप्शन सी है 20 अप्रैल और ऑप्शन डी है 23 अप्रैल। कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जल दिवस मनाया जाता है आपका 22 मार्च को, और आपका 22 अप्रैल को भूमि दिवस मनाया जाता है, और आपका 22 मई को 22 मई को आर्द्र दिवस मनाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर है बी 22 मार्च को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रण करने की आवश्यकता है? वनों को बचाने के लिए कौन सी प्रक्रिया का नियंत्रण करने की आवश्यकता है? ऑप्शन है पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, या अतिचारण, या खनन, या इनमें से ये सभी। तो दोस्तों वनों के संरक्षण के लिए निम्न प्रक्रियाओं को नियंत्रण करने की आवश्यकता है। तो ऑप्शन हमारा है राइट आंसर दोस्तों इनमें से सभी। इन सभी को हमें नियंत्रण करना होगा। पेड़ों की जो कटाई हो रही है उसे भी रोकना होगा, जो अतिचारण हो रहा है उन्हें भी रोकना होगा, और जो खनन हो रहा है, जो भूमि के खनन हो रहा है उससे भी हमें रोकना होगा, तब जाकर कि ही वनों के संरक्षण हो पाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोयला तथा पेट्रोलियम परंपरागत ईंधन है जो किसके परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुए हैं? कोयला और जो पेट्रोलियम गैस है ईंधन है दोस्तों वो किसके कारण उत्पन्न हुई है, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है केवल प्राणियों के मृत शरीर द्वारा, बी केवल वनस्पतियों के मृत शरीरों द्वारा, सी सागरीय प्रणालियों के मृत शरीरों द्वारा, या उपरोक्त सभी। कोयला और पेट्रोलियम जो ईंधन है दोस्तों, जो हमारा महत्वपूर्ण ईंधन है, यह कैसे हमें उत्पन्न हुआ है, इसकी उत्पत्ति कैसी हुई है? तो दोस्तों इसकी उत्पत्ति सभी के द्वारा हुई है, मृत प्राणियों के शरीरों से, वनस्पतियों के द्वारा भी, और सागरीय प्राणियों की मृत्यु के द्वारा हुई है। इसलिए हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है? तो दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? ए O2, बी NH3, सी है CO2 और डी है N2। तो दोस्तों कौन सा गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है? तो दोस्तों CO2 जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, इसलिए हमारा दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है? दोस्तों जो नाभिकीय विखंडन होता है, जैसे कि परमाणु बम बनते हैं, उसको कैसे उपयुक्त किया नियंत्रण किया जाता है? तो ऑप्शन ए है लोहे का छड़, बी है स्टील का छड़, सी है कैडमियम का छड़ और डी है एल्युमिनियम का छड़। जो
नाभिकीय विखंडन होता है दोस्तों, उसमें कैडमियम का छड़ लगा होता है। तो दोस्तों यहाँ जो कैडमियम का छड़ है ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाभिकीय विखंडन में मुक्त होता है, किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त होता है, क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन ए है 1 MeV, बी है 10 EV, सी है 200 MeV और डी है 10 KeV। तो दोस्तों नाभिकीय विखंडन में दोस्तों आपका 200 MeV उत्पन्न होता है। नाभिकीय विखंडन में 200 MeV उत्पन्न होता है। राइट आंसर है 200 MeV। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष और विशाल स्रोत क्या है? ऊर्जा का दोस्तों प्रत्यक्ष और विशाल स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का प्रत्यक्ष और विशाल स्रोत क्या है? ऑप्शन है ए कोयला, बी बिजली, सी सूर्य, डी परमाणु बम। ऊर्जा का प्रत्यक्ष और विशाल स्रोत क्या हो सकता है दोस्तों? तो सूर्य हमारा ऊर्जा का प्रत्यक्ष और विशाल स्रोत हो सकता है और होता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी सूर्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बक्सानुमा सौर कुकर में 3 से 4 घंटे के अंदर का तापमान क्या हो जाता है? तो जो बक्सानुमा जो सौर कुकर होता है दोस्तों, उसमें 3 से 4 घंटे के अंदर तापमान क्या हो जाता है, उसके बारे में यह क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक, बी है 100 डिग्री से 140 डिग्री सेल्सियस, सी है 140 डिग्री से 200 डिग्री सेल्सियस तक और डी है 200 डिग्री से 1000 सेल्सियस तक। तो जो दोस्तों बक्सानुमा कुकर होता है, उसमें 3 से 4 घंटे के अंदर 100 डिग्री से 140 डिग्री सी तक हो जाता है, यानी 140 डिग्री तक हो जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पवनों का देश किसे कहा जाता है? दोस्तों पवन का देश किसे, यानी हवाओं का देश किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है भारत, बी है फिनलैंड, सी है डेनमार्क और डी है अमेरिका। तो पवनों का देश दोस्तों डेनमार्क को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर है सी डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन विद्युत जनित में पवन की चालक कम से कम कितनी होनी चाहिए? पवन जो विद्युत जनित में होता है, उसमें पवन का चाल यानी हवा का चाल कितना होना चाहिए? ए 15 किलोमीटर पर आवर, बी 150 किलोमीटर पर आवर, सी 1.5 किलोमीटर पर आवर या डी 1500 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों उसके लिए हमें 15 किलोमीटर पर आवर की आवश्यकता होती है। 15 किलोमीटर पर आवर की चाल कम से कम होनी आवश्यक है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन ए नवीकरणीय ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी कोयले से प्राप्त ऊर्जा और डी प्राकृतिक गैस। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन है? ए नवीकरणीय ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, डी कोयले से प्राप्त ऊर्जा और डी प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो हमारा राइट आंसर है दोस्तों सौर ऊर्जा से नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। तो कितने परसेंट इसमें मीथेन गैस पाई जाती है? तो ऑप्शन ए है 50%, बी है 60%, सी है 70% और डी है 75%। तो मीथेन गैस पाई जाती है 75%। दोस्तों जैव गैस एक उत्तम ईंधन है जिसमें 75% यानी 75% मीथेन गैस पाई जाती है। तो दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन थे वो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये 25 क्वेश्चन है दोस्तों। 25 क्वेश्चन सॉल्व करने पे आपको 25 नंबर
मिलने वाले हैं। तो दोस्तों इस तरह के ही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे और इससे टफ भी आएंगे, क्योंकि ये जितने भी एग्ज़ाम जो हो रही है ICAR की, इसमें 10th पे ही सिलेबस दी गई है, जिसमें आपका जनरल नॉलेज है और आपका मैथमेटिक्स है और सोशल साइंस है और साइंस है। इन सारे से आपका क्वेश्चंस आ रहा है, जिसके लेकर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। यहाँ पे आप पूरी ICAR और IARI की तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल पे बने रहें और यहाँ से आपकी एग्ज़ाम की पूरी तैयारी कराई जाएगी। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में और नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू दोस्तों।